आदाब, आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस और मैं हूं आपके साथ अमीना माजिद। आज मेरे साथ मौजूद है एडवोकेट अतहर आलम, जो दिल्ली में वकालत कर रहे हैं और लीगल अवेयरनेस फैलाने के लिए काफ़ी काम कर चुके हैं। आइए करते हैं इनसे बात। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। सर, आप जो ये लीगल अवेयरनेस कैंप्स चला रहे हैं इसके बारे में हमें बताइए, और आपको क्या लगता है कि ऐसे कैंप्स की कितनी ज़रूरत है? अमीना, देखिए, हमने जो अपनी 25 साल की वकालत में ऑब्ज़र्व किया है कि लोगों को बेसिक मालूमात, लीगल अवेयरनेस नहीं है। और लॉ जो एक सब्जेक्ट है, दैट इज़ अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, जिसमें सबसे ज़्यादा आज सोसाइटी में जो इंटॉलरेंस बढ़ रहा है, हस्बैंड और वाइफ में जो डिफरेंसेस हो रहे हैं, फैमिलीज़ में जो कंट्रडिक्शंस हैं, तालमेल नहीं हो पा रहा है, उसकी कई वजूहात हैं। एक तो हमारी जो सोसाइटी है, पहले जॉइंट फैमिली रहती थी, जॉइंट फैमिली डिसइंटीग्रेट हो गई, बिल्कुल ख़त्म हो गई। अब कोई भी बच्चे शादी होती है वो अकेले रहना पसंद करते हैं। पहले घरों में जब बड़े बुज़ुर्ग रहते थे तो वो किसी भी इश्यूज़ को ख़राब होने से पहले या डिफरेंसेस होने से पहले आपस में बैठ के रिजॉल्व करा लिया करते थे। आज लोगों के पास वक्त की कमी है, बड़े शहरों में लोग आ गए, दिल्ली जैसी जगह में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, लेकिन हम जो है पैसे के पीछे सिर्फ एक मेटीरियलिस्टिक थिंकिंग जो हम लोगों में हो गई है, हमारी सोच बिल्कुल हर चीज़ को हम पैसे के दम पर करना चाहते हैं। ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है सोसाइटी का। डेवलपमेंट होना, इम्प्रूवमेंट होना वक्त के हिसाब से ज़रूरी है, लेकिन अब इतना भी ज़रूरी नहीं है कि उसके वजह से आपस के डिफरेंसेस फैमिली में हों, मियाँ बीवी में हों, बच्चों में हों। मैंने जो फील किया इन 10-20 सालों में कि बहुत वक्त तेज़ी से चेंजेस हुए हैं और हर चीज़ को, एक ताल्लुकात को, रिलेशन को भी पैसे की नज़र से देखा जाता है। मैं कैंप तो 10-15 सालों से लगा रहा हूँ, लीगल अवेयरनेस कैंप अपने इलाके में, चूँकि मैं अब तो नोएडा चला गया, लेकिन मैं दिल्ली में जब जिस इलाके में रहता हूँ, जामिया नगर, वो एक बहुत बड़ी लोकेलिटी है। अलग उसकी एक, जिसको हम ओखला कंस्टिट्यूंसी कहते हैं, ओखला गांव। उस ओखला गांव का अगर आप मुआयना करें तो लाखों की आबादी आज है उस इलाके में। अफसोस ये होता है देख के कि इतनी 2 कदम पे जामिया मिलिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी होते हुए भी अगर आप सर्वे करें तो आपको ये पता होगा कि जो लोकल बच्चे उस यूनिवर्सिटी से जो फ़ायदा उठाना चाहिए नहीं उठा पा रहे हैं। अब वजह क्या हो सकती है, लेकिन लोगों का रुझान पढ़ने की तरफ बिल्कुल नहीं। अगर आप उस विसिडिटी में 5-10 किलोमीटर में अगर मुआयना कीजिए, फार मंजिल हो, शाहीन बाग हो, अबुल फजल है, बटला हाउस है, जोगाबाई एक्सटेंशन है, इतनी बड़ी आबादी में, कसीर आबादी में भी जामिया यूनिवर्सिटी में आपको 10% बच्चे भी उस इलाके से नहीं मिलेंगे। वो बच्चे आते हैं जो बाहर से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन देते हैं, क्वालिफाई करते हैं और उस यूनिवर्सिटी से फ़ायदा उठाते हैं। लोकल लेवल पे मैं देखता हूँ किसी का रुझान नहीं है, हम बच्चों को मोटिवेट नहीं करते। हमारे तरफ एक नई चीज़, नशाखोरी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। हमने अभी कैंप एक लगाया, उसके ख़िलाफ़ भी पुलिस ऑफिशियल, जो हमारे यहाँ 2 थाने हैं, जामिया नगर थाना और शाहीन बाग थाना, उस इलाके में हमने SHO से और भी पुलिस ऑफिसर से बात की कि इस तरीके से हमारे इलाके में नशाखोरी बढ़ रही है, इसको कैसे डिस्करेज किया जाए। उसके लिए भी हमने, हमारी NGO है ECM अर्थ केयर मिशन, उस मिशन के थ्रू हमारी एक ट्रस्ट है अमीनुद्दीन एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट, उसके ज़रिए भी कई कैंप लगाए हमने लीगल अवेयरनेस के। कोरोना पीरियड में भी बहुत काम किया हम लोगों ने सैनिटेशन से मुताल्लिक़, और भी हेल्थ अवेयरनेस टाइम टू टाइम करते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा बुनियादी चीज़ है लीगल अवेयरनेस की बात जो आपने कही, लोगों में मालूमात नहीं है। अगर सपोज़ कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि घर में अगर मियाँ बीवी में कोई झगड़ा होता है या हस्बैंड बहुत ज़्यादा क्रूएल्टी अपने वाइफ के ऊपर शादी की बात कर रहा है, तो बीवी को ये नहीं मालूम है कि उसके पास इमीडिएट रेमेडी क्या है, कहाँ जाए। वो अपनी फरियाद लेके थाने जाती है, थाने में पुलिस सुनने को तैयार नहीं। थाना आजकल बोलना नहीं चाहिए, लेकिन पैसा उगाही का अड्डा हो गया है। एक आम आदमी, गरीब आदमी अपनी फरियाद लेके जाता है, कुछ सुनने को तैयार नहीं। तो हमारे यहाँ दिल्ली लीगल सर्विस
अथॉरिटी है, बहुत काम कर रही है। मैं उसके पैनल पे 3 साल से हूँ। मैंने पास जो गरीब लोग आते हैं उनको देखता हूँ तो अफसोस होता है कि देखिए इतनी फैसिलिटी सरकार के देने के बावजूद भी जो फैसिलिटी, जो लीगल रेमेडी या जो लीगल फ़ायदा उनके तक जाना चाहिए वो नहीं जा पाता। क्यों? पता ही नहीं है लोगों को कि लीगल सर्विस अथॉरिटी क्या चीज़ है, जबकि ये एक्ट 1989 का एक्ट है। लीगल सर्विस एक्ट वो डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल तक है। जिसको हम नालसा कहते हैं वो नेशनल लेवल पे है, स्टेट लेवल पे DLSA दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी है, जो डिफरेंट जोन में, जैसे दिल्ली को 8 जोन में बांटा गया, हमारे यहाँ 6 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं। हर कोर्ट में एक बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए हैं। गवर्नमेंट ने अपने तरीके से एडवर्टीज़मेंट किए हैं कि आप आए, इनसे फ़ायदा उठाएं, लेकिन इन सब के बावजूद भी बहुत कम लोग हैं जिनको इसकी मालूमात है। हमारी ड्यूटी लगती है NCW, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन। हम 10 से 5 बजे तक उस फ्रंट ऑफिस में जब हम बैठते हैं और हमारे कॉल हिंदुस्तान के हर कोन, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक फ़ोन आते हैं और उनके इतने मसाइल होते हैं लीगल इश्यूज़ पे। सबसे ज़्यादा उन मसाइल में मुझे एहसास होता है कि वो डोमेस्टिक वायलेंस, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, लोग उससे परेशान हैं। जैसे आपने हमें लीगल अवेयरनेस के बारे में बताया, तो स्कूल्स में आपको क्या लगता है, जैसे और सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं तो इसके साथ साथ लॉ को भी पढ़ाना बहुत ज़रूरी है? नहीं, देखिए अमीना, आजकल एक करिकुलम में हर स्कूल में भी, मैं ख़ुद स्कूल कहीं गया हूँ, हमारे इलाके में काफ़ी स्कूल हैं, जामिया में, जसोला में DAV स्कूल है। हर स्कूल में मैंने खुद संडे के दिन या सैटरडे के दिन छुट्टी में भी बच्चों को बुला करके उनमें एक क्रिएट करते हैं अवेयरनेस। क्योंकि सरकारी आजकल जब से एजुकेशन एक्ट बना, उस एजुकेशन एक्ट में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें कुछ पाबंदियाँ हैं कि भाई बच्चों को आप ज़्यादा ट्रीट नहीं कर सकते, मार नहीं सकते, पीट नहीं सकते। उससे ज़्यादा इनडिसिप्लिन भी बहुत ज़्यादा स्कूलों में बढ़ी है। तो बच्चों में जब तक एक डर पैदा नहीं हो, डर कैसे पैदा होगा कि भाई अगर ये ऑफेंस मैं करूँगा तो ये सेक्शन हमारे ऊपर होगा। तो एक कंट्रोल करने की कैपेसिटी जो है वो एक लीगल अवेयरनेस से ही आ सकती है। हालांकि कहा जाता है ना, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो आप कह दीजिए मुझे मालूम नहीं। देखिए हर चीज़ की एक डिसिप्लिन है। रोड पर चलना है तो कैसे चलना है, गाड़ी कैसे पार्क करनी है तो कहाँ करनी है, हर चीज़ के लिए हमारे इंडिया में या बाहर में एक कानून बना हुआ है। मोटर व्हीकल एक्ट है, उसमें अमेंडमेंट 2019 में हुए, एक्सीडेंट हो जाए तो उसके लिए कैसे करना है। हमने एक परफॉर्मा बनाया कि लीगल अवेयरनेस अगर हम क्रिएट कर रहे हैं तो उसका परफॉर्मा क्या होना चाहिए। अब चूँकि इतना वास्ट सब्जेक्ट है, अगर हम सिर्फ फैमिली इशू को लेके बैठें तो 50 क्वेश्चन उसी से फॉर्मुलेट हो जाएंगे कि अच्छा नाम कहाँ है, अगर ये इंसिडेंट हो मारपीट का तो लड़की क्या करे, पुलिस में अगर कार्रवाई नहीं कर रही है, बहुत सीवियर इंजरी है, ग्रीवियस इंजरी है, तो किस सेक्शन में वो कंप्लेन दे, कंप्लेन लिखे तो कंप्लेन में किस चीज़ पर एम्फेसिस दे। तो कंप्लेन में कमी होने की वजह से कोर्ट भी बहुत लाइटली लेती है और एक्यूटल भी बहुत ज़्यादा होता है, इसी वजह से कि वो एविडेंस नहीं आ पाते। वो जो एलिगेशन आपने लगाए उस एलिगेशन के सपोर्ट में वो डॉक्यूमेंट्स आपने नहीं लगाए, फ़ोटोग्राफ नहीं। आप इंजरी की तो बात कर रही हैं लेकिन इंजरी नहीं है। तो बहुत सारे जो प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ हैं उसमें लोगों को अवेयरनेस ये बताना है कि भाई अगर ये चीज़ें हो जाएं, गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए सपोज़ कीजिए, तो उस एक्सीडेंट्स के बाहर निकलने के लिए आप इंश्योरेंस कैसे क्लेम करेंगे। भाई हर चीज़ का एक कानून बना हुआ है और कानून को अगर मालूमात नहीं है, इसलिए हमारी हमेशा कोशिश रही है और हमारी हमेशा तकरीर में हमने ये कहा है कि सबसे पहले हर स्कूलों में एक चैप्टर लीगल अवेयरनेस पर होना चाहिए। ठीक है, बहुत मैं नहीं कहता, एक एलिमेंट्री चीज़ तो हम लिख सकते हैं ना, बता सकते हैं कि ये बेटा ये चीज़ हुई तो ये कानून के शिकंजे में आप ऐसे आएंगे, ताकि एक उनमें भी पता हो कि ये अगर हम ये गलती कर रहे हैं। बहुत से बच्चे होते हैं आपस में लड़ाई झगड़ा स्कूलों में होता है, अब पुलिस गई चोट मार दिया जी, 323 सेक्शन लग गया, 326 ग्रीवियस इंजरी आई, सर में चोट लग गई, तो ऑफेंस है। और पुलिस का हाल आप जानते हैं, दोनों को दूसरे जो
गलती किया वो तो बेचारा जाएगा ही, जिसने कंप्लेन किया कंप्लेनेंट को भी उतना ही खामियाजा भुगतना है जितना एक्यूज को भुगतना है। जाना तो कोर्ट को दोनों अदालत में दोनों को जाना है, लेकिन एक दीवानी और फौजदारी वाला मामला होता है कि फौजदारी केस है भाई, क्रिमिनल मैटर है तो इस तरीके से चलेगा। मगर आज की डेट में जब आपको मीडिएशन के बारे में मैं बता दूं, 10 साल 12 साल मुझे एज ए मीडिएटर हुए और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी ने मीडिएटर बनाया। मीडिएशन के फ़ायदे ये हुए कि आज की डेट में 60 से 65% केसेस हमारे सेटल हो रहे हैं। वो सेटल सिर्फ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट नहीं है, मैट्रिमोनियल के अलावा 138 के चेक बाउंस के केसेस हैं, पार्टीशन है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हैं, इंजंक्शन है, कॉमर्शियल सूट हैं। प्री लिटिगेशन मीडिएशन इसलिए लाया गया कि भाई कोई भी केस कोर्ट में जाने से पहले पार्टीज बैठे, तो उसके लिए भी दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अपना समाधान बना रखा है। प्री लिटिगेशन में अगर किसी को जाना है, सपोज़ कीजिए कि अप्रहेंशन है कि मियाँ बीवी का झगड़ा इस हद तक बढ़ जाएगा कि वो अदालत तक चला जाएगा, तो एक चांस लेकर के कोई भी पार्टी मियाँ या बीवी में से वो जाके समाधान में एक एप्लीकेशन दे के उसके नॉमिनल चार्जेस हैं वो दे करके उस चीज़ को रेफ़र करा सकते हैं प्री लिटिगेशन में, दूसरी पार्टी को नोटिस जाएगी। तो ये फ़ायदे हैं। लेकिन मीडिएशन आज की डेट में भी लोगों को ये पता नहीं है कि मीडिएटर क्या होते हैं, उनका रोल क्या है, मीडिएशन का कंसेप्ट क्या है, मीडिएशन क्यों आया। आज हर कोर्ट में दिल्ली में 30,000 से लेकर सबसे पुराना मीडिएशन सेंटर 30,000 से शुरू हुआ 2005 में। इंडिया में 2005 में मीडिएशन सेंटर कायम हुआ न सेक्शन 89 CPC के तहत। तो इस तरीक़े से लोगों को बताने की ज़रूरत है। जैसे मैंने लीगल अवेयरनेस की बात की, लीगल अवेयरनेस के अलावा मीडिएशन को प्रमोट कैसे करना है, ये भी एक बहुत बड़ा काम है। अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस DY चंद्रचूड़ वाज एड्रेसिंग 250 मीडिएटर्स, उन्होंने अभी अपॉइंट किया है। उन्होंने कहा 250 इज़ नेग्लिजिबल। जितनी हमारी आबादी है पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में अगर आप देखें तो कुछ नहीं है। 250 और 250, इवन हम अगर ये कहते हैं कि दिल्ली में 1000 मीडिएटर हैं डिफरेंट कोर्ट्स में, तो जहाँ इतनी बड़ी करोड़ों की आबादी, दिल्ली की हम कहते हैं कि 1 करोड़ से ऊपर 1.5 करोड़ की आबादी है, तो आप 1.5 करोड़ में देख लीजिए कि 1000 और 2000 अगर मीडिएटर हैं तो क्या परसेंट हुई। तो मैं समझता हूँ आज की डेट में ज़रूरत हर इलाके में गली कूचे तक में मीडिएशन की ज़रूरत है। जिस तरीके से सोसाइटी में इंटॉलरेंस बढ़ रहा है, लोगों में बर्दाश्त करने की क़ुव्वत ख़त्म हो गई है, सहन शक्ति नहीं रही है, तो उसके लिए एक स्टेप है कि कम से कम हम डिफरेंट, जैसे हमने एक चूज़ किया बटला हाउस, बहुत वल्नरेबल पॉइंट है, हाईली पॉपुलेटेड है, डेंस पॉपुलेटेड है, शाहीन बाग है, अबुल फजल है, गफ़ार मंजिल है। तो हम डिफरेंट इलाके में ओपन स्पेस में, हमारी कोशिश ये होती है ओपन स्पेस में, इसलिए कि लोगों को पता चले कि काफ़ी हो क्या रहा। तो एक बैनर लगा करके उसमें हम DLSA की भी मदद लेते हैं, दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी के भी वकील आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। पुलिस ऑफिशियल्स को भी थाने से बुलाते हैं कि भाई तुम भी आओ। आते तो बिल्कुल नहीं है, मैंने अभी किया तो मैंने बहुत इनवाइट किया, दोनों SHO को बुलाया आपने, लेकिन कुछ न कुछ उनकी बिज़ी हैं, मशगूल हैं, नहीं आ सकते। लेकिन हमारी कोशिश जारी है, बाकी ऊपर वाला बेहतर समझता, कामयाबी वही देगा जी। जैसे अगर किसी को लीगल एडवाइस चाहिए और वो फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कहाँ पे वो हेल्प ले सकते हैं? वो हेल्प हम देते हैं, हम अपने NGO की तरफ से देते हैं। बहुत सारे वो एडवोकेट्स हैं, प्रो बोनो करते हैं। देखिए आज के डेट में हर चीज़ कॉस्टली है, नो डाउट। एडवाइस लेने का भी लोग चार्ज लेते हैं, लेकिन हमारी NGO ने आज तक कम से कम हज़ारों एडवाइस फ्री में दी होगी। हमने अपने ट्रस्ट की तरफ से हज़ारों लोगों को अच्छी एडवाइस दी। आज के वक्त में सही एडवाइस देना भी बहुत बड़ा मसला है कि लोग डायरेक्शन लेस चले जाते हैं। हमने कोई ओपिनियन, देखिए जैसे डॉक्टर्स प्रोफेशन में एक ही बीमारी के तरीक़े अलग अलग हैं। आयुर्वेदिक अलग बताएगा, होम्योपैथ अलग बताएगा, ट्रीटमेंट वही है लेकिन तरीक़े अलग अलग हैं। लीगल फील्ड में भी हर एडवोकेट का ओपिनियन अपना अलग हो सकता है कि मैंने जो ओपिनियन दिया, लेकिन चूँकि लीगल प्रोफेशन में एवरीथिंग इज़ गाइडेड बाय एन स्टैट्यूटरी प्रोविज़न, एक्ट बना हुआ है।
सपोज कीजिए डोमेस्टिक एक्ट में आपको कोई केस फाइल करना है तो उसमें एक प्रोविज़न दिया है कि सेक्शन 12 में ऑफ द डीवी एक्ट में ही आप कोई कंप्लेन फाइल करेंगे। मेंटेनेंस किसी को क्लेम करना है तो आपको सेक्शन 125 सीआरपीसी में प्रोविज़न है। तो अलग अलग कानून के लिए अलग अलग एक्ट बने हुए हैं। तो ऑल द कोर्ट्स इज़ गाइडेड बाय एन एक्ट। हो सकता है उस एक्ट में बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज हो, कमियां हो, वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट अपने तरीके से उसको रेक्टिफाई करती है। अगर कंपेयर किया जाए तो साउथ इंडिया में अवेयरनेस ज़्यादा है नॉर्थ इंडिया से, तो इस इम्बैलेंस को हम ठीक कैसे कर सकते हैं? देखिए, उसका इम्बैलेंस की वजह यह है कि हमने खुद फील किया है कि साउथ में जितने इंस्टीट्यूशन में, अगर माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशन की बात करूं, कोई बहुत लोग काम करने वाले हैं वहाँ। इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, अलग प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात हम करते हैं। तो साउथ में आज से नहीं, मैं समझता हूँ 25 साल 30 साल पहले से अगर आप हिस्ट्री निकाल के देखें तो इतने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हैं जिसकी कमी नॉर्थ इंडिया में है, और इसकी कोशिश साउथ इंडिया में बैठे लोग भी करते हैं कि भाई नॉर्थ इंडिया में हमको काम करना। जैसे शाहीन एकेडमी का नाम आपने सुना होगा, इंजीनियरिंग और मेडिकल के फील्ड में काम करते हैं। तो कई लोग जो काम साउथ में कर रहे हैं उन लोग की कोशिश है कि हम नॉर्थ में जाके कुछ इंस्टीट्यूशन को कायम करें। हमारे यहाँ ज़कात फाउंडेशन इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ज़फ़र महमूद साहब बहुत काम करते हैं अपने लेवल पे। उन्होंने कई औरतों के लिए, बच्चों के लिए, यतीमों के लिए इतने सारे उन्होंने काम किए हैं और इंस्टीट्यूशन बनाए हुए हैं। इतनी बड़ा प्रोजेक्ट उनका चल रहा है, अल्लाह उनको सेहत दे। लेकिन वही है, काम करने वालों की कमी है सोसाइटी, समाज में। वक्त किसी के पास नहीं है, हमारे पास भी वक्त नहीं है, लेकिन उसी वक्त में हम कुछ वक्त समाज के लिए लोगों को भी बताते हैं कि भाई थोड़ा सा वक्त, अपना कीमती वक्त अपने लिए भी, सोसाइटी की भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। अगर हमने, अल्लाह ताला ने हमें उस काबिल बनाया है, अगर हम अपने नॉलेज को एक्सपेंड करें, लोगों को बताएं, सही डायरेक्शन दे, सबसे बड़ी कामयाबी वही। जी, जैसे आपने लीगल अवेयरनेस कैंप्स के बारे में बताया, तो अभी तक ये कहाँ लग चुके हैं और आप आगे की क्या प्लान्स हैं? देखिए, हमने तो अपने अवेयरनेस की बात करें तो हमने अपने सुप्रीम कोर्ट में, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट में प्रोग्राम किए, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रोग्राम किए। अपने इलाके में देखिए, हमारी कोशिश ज़्यादा होती है जामिया इलाके में, जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लीगल अवेयरनेस की और मीडिएशन की, कि हमारे यहाँ इंटॉलरेंस बहुत ज़्यादा है। छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े, पड़ोसियों से लड़ाई झगड़े होते हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए हमारी कोशिश होती है कि हम अपने इलाके में जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, उसमें अगर कामयाबी मिल जाए तो बहुत बेहतर है। हमें भी थोड़ा सा सेल्फ सेटिस्फेक्शन हुआ कि हमारी वजह से कुछ घर बच गए, आबाद हो गए। कोशिश हमारी होती है। बहुत से लोग, हम संडे को भी मेडिटेशन करते हैं अपने घर पे, वक्त थोड़ा सा 1 घंटा निकाल लेते हैं कि भाई कोई परेशान है, अगर उसकी परेशानी हमारी वजह से दूर हो जाती है, और जिसको मालूम है वो खुद आते हैं। लेकिन अभी बहुत ज़रूरत है काम करने की, आने वाले 10 सालों में बहुत ज़्यादा मीडिएटर्स को काम करने की ज़रूरत है। जो लोग पैनल पे हैं, सरकारी पैनल पे हैं, उनको अपने लेवल पे लोगों को समझाने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम खुद कभी कभी इंटॉलरेंट हो जाते हैं, जिस तरीके से इनडिसिप्लिन रोड पे है, इंक्रोचमेंट, पब्लिक रोड्स का हाल देख लीजिए आप। इतने भूरे लाल कमेटी रिपोर्ट धूल चाट रही है हमारे यहाँ। अगर वो इम्प्लीमेंट आज की डेट में कर दिया जाए तो रोड पे गाड़ियाँ नज़र नहीं आई। जो लोग जिस तरीके से पार्क किया रोड पे और चले गए, सरकार बिल्कुल फेल है इस मामले में। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की भी बात करता हूँ, स्टेट गवर्नमेंट की भी बात करता हूँ। ये कैपिटल में, हम दिल्ली में रह रहे हैं, और आप एक मॉडर्न सिटी की बात करते हैं। मुझे तो कहीं गवर्नमेंट में कोई विलिंगनेस नज़र नहीं आती कि आखिर किस तरीके से आप वर्ल्ड क्लास सिटी की बात करते हैं। आपका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फेल है, पार्किंग का इशू फेल है। रेजिडेंशियल इलाके में पार्किंग का कहीं कोई प्रोविज़न नहीं है। डिफेंस कॉलोनी हो चाहे बड़े बड़े पॉश इलाकों में बुरा हाल, एक एक घर में 3-3, 4-4, 5-5 गाड़ियाँ हैं। तो क्यों नहीं पाबंदी गवर्नमेंट लगाती? ठीक है, पैसा कमाना, कंपनियों को प्रमोट करना अलग चीज़ है, लेकिन जितनी जगह होगी उतनी ही तो आप एकोमोडेट किसी चीज़ को करेंगे। जहाँ ई रिक्शा में 50 ई रिक्शे से काम चल सकता है, वहाँ 500 ई रिक्शे भरे पड़े हैं। हम अपने इलाके में किसी से हमने पूछा, ई रिक्शे भाई हमारे यहाँ कितने हैं? बड़े इतना से बोला, सर सिर्फ 1000 ई रिक्शा हमारे। हमें मुझे खुद ताज्जुब हुआ, 1000 ई रिक्शा हमारे सिर्फ जामिया के लोकेलिटी में। तो उसने बताया एजेंसी का नाम, कोई अमन एजेंसी है गफ़ार मंजिल में, उसने 1000 जनवरी से लेके अब तक बेचे हैं।
तो अंदाज़ा लगा सकते किसी चीज़ पर हमारी कोई सरकार का रेगुलेशन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है कि ये लिमिट होनी चाहिए भाई, इस चीज़ से ज़्यादा हम ना बढ़ें वरना केओस हो जाएगा। और केओस हो रहा है, आप देख लीजिए रोडों पे एक्सीडेंट हो रहे हैं। और इसी एक्सीडेंट होने की वजह से आरटीओ ने, सरकार ने कहा कि नहीं जी अब ई रिक्शे को भी नंबरिंग की जाएगी कि कल को अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो इंजर्ड को या किसी थर्ड पार्टी को कम से कम कुछ कंपनसेशन मिले। सपोज कि ई रिक्शा जो चला रहा है बेचारे, उस ड्राइवर को ही एक्सीडेंट हो जाता है, हाउ ही विल गोइंग टू क्लेम अंडर मोटर व्हीकल एक्ट जब वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो कितनी सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है। तो बहुत कानून में बहुत सारी तब्दीली, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कम से कम इस गवर्नमेंट को, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि इन 2014 से आज की डेट में इतने रिपीलमेंट अमेंडमेंट सरकार ने किए हैं, जो ऑब्सोलीट लॉ थे उनको हटाया है, नए कानून आए हैं। अब कानून में गलत हो सही हो ये तो एक पब्लिक ओपिनियन हो सकती है। ट्रिपल तलाक की बात करें, हमारे नज़र में ट्रिपल तलाक सही भी है और नहीं भी सही है। जो आदमी, जो गलतियां इतने सालों से आ रही थी, उसको एक इशू बन गया नेशनल लेवल पे, सरकार को लगा कि नहीं एक्ट लाना ज़रूरी है, वो लेके आई। मगर कोई भी एक्ट, कोई भी कानून हमारे लिए है। हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम इंसान हैं, तो हमें एक दायरे में रहकर काम करना पड़ेगा। कानून के अंदर एक बाउंड्री है कि आप इससे ज़्यादा अगर आ गए तो फिर मामला ख़राब है, तो उसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है। कोई भी कानून बनता है इंसान की बेहतरी के लिए, सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए, शांति के लिए, ना कि उसको वायलेट करने के लिए। तो कम से कम हम कानून के अंदर रह के कानून की बात करें, लोगों को बताएं कि भाई ये कानून है हर चीज़ में। नो डाउट बहुत सारे लोग कहते हैं भाई 1000 एक्ट है, 1000 एक्ट पढ़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन जो डेली यूज़ में जो चीज़ें आ रही हैं, कम से कम उसको तो हम बच्चों को बताएं कि बेटा ये चीज़ गलत है, ऐसे मत कीजिए। हमारे यहाँ ड्रग्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा है, उसको कैसे कंट्रोल करना है। तो ये कंटिन्यू प्रोसेस है, लीगल अवेयरनेस या मीडिएशन में अवेयरनेस क्रिएट करना, और ये कलेक्टिव काम है। एरिया के एमएलए को इस बात को समझना होगा, एमपीज़ को समझना होगा, जो हमारे पॉलिटिशियन डिफरेंट पार्टीज़ में है अपोजिट पे, उनको समझना होगा। हम सिर्फ रूलिंग पार्टी की बात करें, रूलिंग पार्टी ने उसके ऊपर छींटाकशी करें, वो मसले का हल नहीं है। मसले का हल है, अगर आप ओपोजिशन में हैं तो आपकी ये जिम्मेदारी, अखलाकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप उन इश्यूज़ को, अब हमारे यहाँ गार्बेज का प्रॉब्लम, स्ट्रीट लाइट का प्रॉब्लम इस कदर है कि रात में जाइए लगेगा ही नहीं कि आप दिल्ली जैसी जगह में, भाई हम दिल्ली में रहें, साउथ ईस्ट दिल्ली की बात कर रहे हैं, अगर वो इलाका नेगलेक्टेड हो जाए, वहाँ लोगों को चलने में परेशानी हो, लॉ एंड ऑर्डर का दिन में पर्स छीन लिए जाएं, क्राइम बढ़ रहा है, क्राइम पे कोई कंट्रोल नहीं है, पुलिस जो है सिर्फ पैसा उगाही कर रही है, लोगों को क्यों नहीं यकीन उठ रहा है पुलिस की तरफ से। पुलिस रिफॉर्म की बात हम 20 साल से, मैं जब से वकालत में आया 25 साल पुलिस रिफॉर्म की बात करते हैं, मुझे तो आज तक कोई रिफॉर्म नज़र नहीं आया। आप चले जाइए पुलिस स्टेशन में एक अनजान बन करके देख लीजिए आपके साथ कैसा ट्रीटमेंट होता है। जब हम काला कोट पहन के जाते हैं, हमारे साथ वो सही तरीके से एक पुलिस ऑफिसर नहीं बात कर सकता, तो व्हाट टू टॉक अबाउट ए कॉमन मैन। एक 80 साल की औरत रोते हुए हमारे पास आई, DLSA से, उसको 6 बेटे रहते हुए 6 बेटों ने रात में घर से निकाल दिया। अपना मकान रहते हुए उसको बहू, बच्चों के जो बेटे के वाइफ थी, उन नहीं जी आपके लिए जगह नहीं है। पुलिस स्टेशन गई, सनलाइट कॉलोनी में, कोई इंटरटेन करने वाला नहीं। सुबह हो गई, रात के आई कोर्ट में DLSA में मदद लेने, फ्रंट ऑफिस में मुझे रेफ़र हुआ। मैंने उसकी हालत देख के तरस आया। 80 साल की औरत जो सिर्फ क्या चाहिए, एक छोटी 2 वक्त की रोटी और एक शेल्टर, उसमें 6 बच्चे रह करके सिर्फ वाइफ की वजह से उस माँ को बाहर निकाल दिया घर से, और पुलिस सुनने को तैयार नहीं। जबकि इमीडिएट एक्शन, इतनी सारी हेल्पलाइन बनी हुई हैं, सीनियर सिटीज़न की हेल्पलाइन बनी है, ऐसी हेल्पलाइन की क्या ज़रूरत है अगर आप सही वक्त पे मदद नहीं पहुंचा सकें उनके तक। तो कहने के लिए तो गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है, दिखावे के लिए करे चाहे, लेकिन अगर ग्राउंड लेवल पे देखिए तो हम लोग कई जगह फेल्योर हैं, हम भी कामयाब बहुत ज़्यादा नहीं हैं इस मामले में। लेकिन ठीक है,
कोशिश करती रहनी चाहिए, जहाँ तक गुंजाइश हो लोगों को बताइए, अवेयरनेस क्रिएट। जो हमारी जिम्मेदारी है हम अपना करें, जो लोगों की जिम्मेदारी है, हर आदमी अपने फील्ड में माहिर है, बहुत इंटेलेक्चुअल क्लास है, हर लोग अपने आप में बेहतर हैं। अगर वही अपने लेवल पर काम करें, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करें, हम समझते हैं बहुत बड़ी तब्दीली नज़र आएगी सोसाइटी, समाज में। कहीं ना कहीं ये मामले इसलिए भी सामने आते हैं कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है, उनके राइट्स के बारे में उन्हें नहीं पता। बिल्कुल। तो जैसे वक्त के साथ साथ नए लॉज आ रहे हैं, तब्दीली आ रही है, तो इन तब्दीलियों के बारे में आम आदमी को ज़रूर पता होना कितना ज़रूरी है? देखिए, जैसे हमने कहा लीगल सर्विस अथॉरिटी के बाद नालसा है, अभी एक नया पोर्टल बना, उनके हर जगह उनके बोर्ड लगे हैं। आप दिल्ली में अगर अच्छी जगह देखेंगे, होर्डिंग्स हैं उनके कि आपको अगर वकील चाहिए तो यहाँ चले जाएं, फ्री एडवाइस मिलेगी, फ्री लीगल एड मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत कमी है। अगर आप देखें, केसेस बहुत बढ़ रहे हैं दिन ब दिन, तब्दीली। कोर्ट इज़ ओवर क्राउडेड, फैमिली कोर्ट में चले जाए ओवर क्राउडेड। लेकिन एक लोगों के निगेटिव भी माइंड में, अरे यार सरकारी वकील मिलेंगे, पता नहीं किस कैटेगरी के मिलेंगे, क्या म्यार होगा, तो लोग प्राइवेट वकील रखना पसंद करते हैं। तो उसकी वजह से, हालांकि गवर्नमेंट बहुत एडवर्ट खर्च कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हमारे यहाँ हर जगह फ्रंट ऑफिस है, सुप्रीम कोर्ट से लेके दिल्ली हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर जगह मदद करने को तैयार हैं। विक्टिम कंपनसेशन का प्रोविज़न है कि अगर विक्टिमाइज कोई लड़की हो गई, उसके साथ रेप हो गया, कोई बात हो गई, उसको कैसे कंपनसेट करना है, हर चीज़ के रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं। लेकिन मालूमात की कमी है कि हम जाएँ कहाँ। अगर हम वही बात बता दें, लोगों को एक डायरेक्शन दे दें, तो हम समझते हैं बहुत बड़ी कामयाबी हमारे में। जी, जैसे वक्फ के ड्राफ्ट के लिए आपने बहुत काम किया है, तो उस बारे में हमें कुछ बताइए। देखिए, बीच में जब 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी और इलेक्शन से पहले, तो वक्फ अमेंडमेंट का एक डायरेक्शन आया कि कुछ मामला थे जिसमें से कुछ प्रॉब्लम थे, कुछ सेक्शनों के ऊपर था। तो हम लोग टाइम टू टाइम उस पर बहुत सारे अपने ख्यालात, अपने पॉइंट्स, तो एक कमेटी 20 एडवोकेट्स की सीनियर और उनकी बुलाई, और फिर हम लोग पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी में, उस वक्त सैफुद्दीन सोज साहब हुआ करते थे, वहाँ पर हम लोगों ने अपनी पूरी बात रखी। और बाद में वो एक्ट जब आया तो उसमें वो बहुत सारे सेक्शंस ऐड किए गए, जैसे ट्रांसफ़र से मुतालिक कि आप बेच नहीं सकते, प्रॉपर्टी है अगर वक्फ की तो उसका यूज़ कैसे होगा, उसकी यूटिलिटी होगी, उससे फ़ायदा क्या। उसी में वक्फ डेवलपमेंट काउंसिल इस्टेब्लिश करने की बात आई। वक्फ की प्रॉपर्टी हज़ारों करोड़ है पूरे हिंदुस्तान में अगर देखें, और हम समझते हैं कि अगर सिर्फ वक्फ की प्रॉपर्टी दिल्ली में जो है 123 प्रॉपर्टी का मामला बहुत दिनों से हाईलाइट हो रहा है, आपको भी मालूम होगा, रोज़ इसका तस्करा चलता है। लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे जो चीज़ें होनी चाहिए, हमारी वक्फ बोर्ड के पास भी उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि अपने वक्फ की प्रॉपर्टी को वो बचा रखें। अभी तो कुछ दिनों से इन्होंने वक्फ के रेंट पर इजाफ़ा किया, रिवाइज़ किया, जहाँ 5-5 रुपये और 100-100 रुपये महीने पर दो दुकानें पुरानी दिल्ली जैसी जगह में, फतेहपुरी में थी, उसको थोड़ा इन्होंने बढ़ाया वक्त के हिसाब से कि भाई अब 100 इतने साल हो गए, आप 50 साल 100 साल से बैठे हुए हैं, आप वही 50 रुपये और 100 रुपये दे रहे हैं। तो वक्त की इनकम को भी बढ़ाने की ज़रूरत थी। इस पर स्टेप ली, वक्फ बोर्ड के मेंबरान ने बहुत कुछ स्टेप लिया और अभी लेने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि अगर वक्फ की प्रॉपर्टी का ही सही तरीके से इस्तेमाल हो तो मैं समझता हूँ गरीबी नज़र ही नहीं आएगी, गरीब लोग नज़र नहीं आएंगे। हम उसी की इनकम से उनका वेलफेयर, स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम औरतों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए। अब सीनियर सिटीज़न, हमारे यहाँ सीनियर सिटीज़न का बड़ा मसला है। सीनियर सिटीज़न 60 साल के बाद तो सरकार रिटायर कर देती है, 65 साल के बाद, लेकिन उनके लिए सरकार ने क्या स्कीम दिया? कोई स्कीम नज़र नहीं आती। आपको रिज़र्वेशन, सिर्फ जो रेलवे में रिज़र्वेशन थी वो भी आपने ख़त्म कर दिया। बुज़ुर्गों बेचारे जो उनको प्रिविलेज दिया जाता था वो भी आपने ख़त्म कर दिया। सीनियर सिटीज़न जो 60 साल 65 साल सरकार को टैक्स देते रहे, उन टैक्स का क्या हुआ? यानी रिटायरमेंट के बाद आप कोई बेनिफिट के हकदार नहीं होंगे। आप दूसरे मुल्कों में चले जाइए, अमेरिका में, कनाडा में, दूसरी जगह, वहाँ तो रिटायरमेंट के बाद गवर्नमेंट जो है सस्टेनेबल अमाउंट देती है बैठाल के। हमारे यहाँ पेंशन के नाम पे क्या मिलता है? पेंशन बोलते हैं जी, वृद्धा ओल्ड एज पेंशन, 400 रुपये, 500 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये में आज का क्या गुजारा हो सकता है?
ग्राउंड लेवल पे सोचने की ज़रूरत है। ताज्जुब भी होता है कभी कभी कि हमारे जो ब्यूरोक्रेट, जो पॉलिसी मेकर हैं, वो कैसी पॉलिसी बना रहे हैं कि 1,000 रुपये में एक बूढ़ी औरत, अगर उसके बच्चे नहीं हैं या एक मर्द जो बीमार भी है, क्या 1,000 में तो दवा भी नहीं आ सकती, फ्री मेडिसिन भी नहीं है। ये तो गवर्नमेंट, केजरीवाल गवर्नमेंट थी जो मोहल्ला क्लिनिक आज की डेट में जो आपको कामयाब नज़र आ रही है। सुबह में चले जाइए, भीड़ लगी रहती है औरतों की, बच्चों की, या इंजेक्शन के लिए। एक एक इंजेक्शन जो है, वैक्सीनेशन कितना कॉस्टली है, औरतों को देख लीजिए आप, मोहल्ला क्लिनिक में नज़र आएंगे। तो जो सही है, जो अच्छा काम है वो सही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी हेल्थ स्कीम को कवर करने के लिए 5 करोड़ लोग जुड़े हैं उससे, जो प्रधानमंत्री योजना है और हेल्थ इशू पे है, उसमें जो बिलो पॉवर्टी लाइन से लोग जो नीचे हैं उनको देने की ज़रूरत है। लेकिन इतनी बड़ी आबादी हिंदुस्तान की, जहाँ 150 करोड़ पार कर गई हो, बहुत इफ़ेक्टिव मेजर्स, टाइम बाउंड मेजर्स लेने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले वक्त में हम 5 साल, 10 साल, 20 साल का विज़न लेके नहीं चलेंगे, तब तक मसले का हल नहीं है। प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। आज हम एक ब्रिज बनाते हैं, वो ब्रिज बनते बनते आबादी उसकी डबल हो जाती है। तो आप देख लीजिए, इतने ब्रिज दिल्ली में बने हैं। मैं रोकता हूँ, शाम में निकलिए आप, घंटे 2 घंटा नोएडा जाने में लग जाएगा आपको। तो ऐसा नहीं है, लेकिन वो टाइम बाउंड काम जब तक नहीं होगा, हम विज़न के साथ नहीं चलेंगे। हमारे यहाँ नई कोड बनी है, लेकिन वो कोड भी 10 साल के आगे सोच के नहीं बनी है। बनाना चाहिए हमेशा विज़न के साथ कि हम इतना स्पेस दें। हमारे अलमद रूम में रिकॉर्ड कीपर बेचारे परेशान रहते हैं, फाइल रखने की जगह नहीं है। तो सरकार को बहुत सी चीज़ें, बहुत पैसे मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है पैसे की कोई कमी इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के लिए, अदालतों को भी। लेकिन दिल्ली से हट के आप चले जाइए, यूपी में, बिहार में, दूसरे स्टेट के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में बहुत बुरा हाल है। मैं तो गुड़गांव की बात करता हूँ, फरीदाबाद कोर्ट की बात करता हूँ, गाज़ियाबाद के कोर्ट की बात करता हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई लॉ का एप्लीकेशन नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि क्या है। 10-10 साल, 5-5 साल तक मैटर चल रहे हैं, डेट पे डेट। जजेज नहीं आते, कभी कुछ प्रोसीडिंग नहीं होती, कभी स्ट्राइक बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सारे क्यों इतना ज़्यादा 5 करोड़ और 10 करोड़ पेंडिंग है कोर्टों में, उसके लिए सरकार को सीरियसली सोचना पड़ेगा। हम अगर जिम्मेदार हैं तो हमें भी सोचना पड़ेगा कि किसी भी केस का अगर टाइमली डिस्पोजल नहीं हुआ तो डैट क्रिएट्स फ्रस्ट्रेशन किसको? क्लाइंट्स फ्रस्ट्रेट होते हैं, उनकी फैमिली सफ़र करती हैं। एक फैसला 2 साल के अंदर हो जाए, 3 साल के अंदर, फिर भी गनीमत है। अब जहाँ फैसले 5-5 साल, 10-10 साल में हो, वहाँ पर क्या हाल होगा? फिर क्या आप न्याय की उम्मीद करती हैं? जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो जितना डिले होगा, वो जिस मकसद से हम गए हैं, अगर वो मकसद ही पूरा ना हो जाए तो सारा कानून बेकार है। कानून एक टाइम बाउंड तरीक़े से अगर हम कोई रिलीफ किसी को दिला सके, सबसे बड़ी कामयाबी वही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।